अकेले होने का मतलब कमज़ोर होना नहीं होता, बल्कि ऐसे समय में कुछ ऐसा करना जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाए। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 11 जून के करंट अफ़ेयर को। आइए देखते हैं पहला न्यूज़ जहाँ पर एक 11वां जो पार्लियामेंट्री फोरम है ब्रिक्स का, उसको कंक्लूड किया है हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। आपको बता दें कि ब्राज़ीलिया में इसे कंक्लूड किया है उन्होंने। ब्राज़ीलिया यानी कि ब्राज़ील की राजधानी। आपको बता दें कि ब्राज़ील के जो प्रेज़िडेंट हैं उनका नाम है लूला दा सिल्वा। वहीं ब्राज़ील की करेंसी है आपका रियाल। अब आपको ब्रिक्स के बारे में इम्पोर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। आपको बता दें कि ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी संरचना 2001 में जिम ओ'नील ने की थी। जिम ओ'नील एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। शुरुआत में अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो वो 4 कंट्रीज़ से ही मिलके बना था। साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को जॉइन किया था 2010 में। आपको बता दें जो ब्रिक्स का फाउंडेशन ईयर था वो था 2009। वहीं इसका पहला समिट भी 2009 में ही हुआ था। 2009 रशिया के यकेटिनबर्ग में इसका पहला इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। आपको बता दें कि ब्रिक्स के पाँचों कंट्रीज़ हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगर मैं ब्राज़ील की करेंसी की बात करूँ तो ये रियाल है, वहीं रशिया का रूबल, इंडिया का रुपीस, चाइना का रेनमिबी और साउथ अफ्रीका का रैन। तो यानी आप देखेंगे कि सभी का पहला अक्षर आर है। तो आपसे एग्ज़ाम्स में सवाल बन सकता है कि 5 आर वाला इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइज़ेशन कौन-सा है? तो वह आपका ब्रिक्स है। आपको बता दें कि ब्रिक्स 2024 में ब्रिक्स को जॉइन करने वाली 4 कंट्रीज़ थी। उन 4 कंट्रीज़ में थे ईरान, इथियोपिया, इजिप्ट और यूएई। वहीं 2025 में एक और कंट्री जॉइन करता है जिसका नाम है इंडोनेशिया। आपको बता दें कि इस साल के 26 जनवरी के चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट थे प्रोबोन्तो सुबियानो जो इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट हैं। आइए आपको बता दें कि ब्रिक्स के बारे में कुछ और जानकारी आपको दे दी जाए। आपको बता दें कि अब पहले जो ब्रिक्स में 5 कंट्रीज़ थी, अब और 5 कंट्रीज़ जुड़ गई, यानी कि टोटल ब्रिक्स में अब 10 कंट्रीज़ हो गई हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सबसे लेटेस्ट मेंबर कंट्री कौन-सा है? तो आपको ये पता होना चाहिए, कि वह इंडोनेशिया है। आशा करते हैं इस करंट अफ़ेयर से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर की ओर। अगले करंट अफ़ेयर में आपसे कहा गया है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने चेयर किया है छठा NIIF जीसी मीट। आपको बता दें कि नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो मेंटेन करती है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड को, इंटरनेशनल और इंडियन इन्वेस्टर को। आपको बता दें कि इसे एंकर करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वहीं अगर इसके फाउंडेशन ईयर को देखा जाए तो वह फरवरी 2015 है। अगर इसके सीईओ और एमडी की बात करें तो उनका नाम है संजीव अग्रवाल। वहीं इसके हेडक्वार्टर को देखें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आशा करते हैं आपको यह भी न्यूज़ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ पर जहाँ पर कि कॉटन कल्टीवेशन में 20% का सर्ज देखा गया है यानी बढ़ोतरी देखी गई है। आपको पूछा जा सकता है आपके प्रतियोगिकी परीक्षाओं में कि 20% की इस साल कॉटन में वृद्धि देखी गई है। वह जगह कौन-सा है? तो आपको पता होना चाहिए पंजाब में। या आपसे पूछ सकता है कि किस फसल में 20% की वृद्धि देखी गई है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका जवाब कॉटन होगा। आपको बता दें कि भारत में 3 तरह के मुख्य फसल हैं, जिनमें रबी, खरीफ और जायद है। आपको बता दें कि रबी का जो बुआई का महीना है, वह है अक्टूबर से दिसंबर। वहीं अगर इसके हार्वेस्टिंग की बात करें, तो वह है अप्रैल से जून के बीच में। आपके आपको पता होना चाहिए कि इनके मुख्य फसलों के नाम हैं व्हीट, बार्ली, ग्राम, पीस और मस्टर्ड। आप देखेंगे कि ये ठंड के दिनों में बोई जाने वाली फसल है। वहीं अगर खरीफ की बात करें, तो खरीफ को बोने का
जून और जुलाई का सीज़न होता है। वहीं अगर इसकी हार्वेस्टिंग की बात करें तो सितंबर-अक्टूबर में होता है। तो खरीफ की मुख्य फसलें हैं राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, मूँग, तूर, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। वहीं जायद की बात करें तो यह मार्च से जुलाई के बीच में बोया भी जाता है और हार्वेस्ट भी किया जाता है। आपको बता दें कि जायद की जो मुख्य फसलें हैं वो है सीज़नल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ पर जहां आपसे कहा गया है कि तीसरा यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसको कि होस्ट किया है फ्रांस और कोस्टा रिका ने। आपको बता दें कि इस साल की थीम है एक्सीलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन। आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी पता होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव है ड्राइव अर्जेंट स्केलेबल एक्शन, एस्टैब्लिश पार्टनरशिप, एडवांस ओशन गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंट एसडीजी 40। आपको बता दें कि एसडीजी 14 आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल कुल 17 हैं जिसमें से 14वां है लाइफ बिलो वाटर। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का भी नाम है थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि आपसे पूछा जा सकता है कि यह कैवें नंबर का ओशन कॉन्फ्रेंस था, तो आपको पता होना चाहिए तीसरे नंबर का कॉन्फ्रेंस था। वहीं इसको होस्ट करने वाला कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कोस्टा रिका और फ्रांस। वहीं आपको बता दें कि एसडीजी के टोटल 17 गोल हैं, जिसमें से आपको मुख्यतः पहले 3 पता होने चाहिए। पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है आपका ज़ीरो हंगर, वहीं तीसरा है आपका गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग और चौथा है क्वालिटी एजुकेशन और 14वां मैंने बताया लाइफ बिलो वाटर। तो आपको 17 एसडीजीज़ तो याद होने चाहिए, लेकिन अभी प्रमुख जो आपका करंट अफेयर बना है वो 14 पर बना है। आपको बता दें कि अगला करंट अफेयर है जो पोज़न पोया पर है। पोज़न पोया यानी कि श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण त्योहार जो लॉर्ड बुद्धा को डेडिकेटेड होता है। आपको बता दें कि श्रीलंका का हिस्टोरिकल नेम सिलोन है। यह एक आइलैंड कंट्री है साउथ एशिया में। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरे कोट्टे। वहीं अगर श्रीलंका के पीएम की बात करें तो इनके पीएम का नाम है हारिनी अमर सूर्या और प्रेसिडेंट का नाम है अनुरा कुमारा दिशानायके। आपको बता दें कि यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेजेज है सिंहले और तमिल। वहीं यहाँ की करेंसी है रुपीस। पढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे जहाँ पर आपसे रशिया ने 8 न्यूक्लियर प्लांट बनाने जा रहा है ईरान में। आपको बता दें कि ईरान की वजह से ग्लोबली टेंशन्स बढ़ने वाले हैं क्योंकि रशिया ने ये डिसाइड किया है कि वह न्यूक्लियर पावर प्लांट 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में ईरान की मदद करेगा। आपको बता दें कि रशिया के प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन, वहीं यहाँ की करेंसी है रूबल और यहाँ की कैपिटल है मॉस्को। आइए जानते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में। तो न्यूक्लियर 2 रिएक्शंस होता है। न्यूक्लियर एलिमेंट में प्रमुख एलिमेंट है यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम। सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। वहीं आपको बता दें कि यूरेनियम के 3 मुख्य घटक होते हैं, यानी 3 मुख्य आइसोटोप्स हैं उसके। वहीं यूरेनियम 235 को एनरिच करके बनाया जाता है क्योंकि यूरेनियम 235 से ही हम एनर्जी रिसीव करते हैं जिससे अलग-अलग उपयोग किए जाते हैं। आपको बता दें कि न्यूक्लियर के 2 रिएक्शन हैं, न्यूक्लियर फिज़न और न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फिज़न यानी कि छोटे-छोटे न्यूक्लियाई जो हैं एक बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, जिसका एग्ज़ाम्पल है आपका एटॉमिक बॉम्ब। वहीं अगर न्यूक्लियर फ्यूज़न की बात करें तो बड़े न्यूक्लियाई छोटे न्यूक्लियाई में टूटते हैं और ऐसा रिएक्शन आपको सन के ऊपर देखने के लिए मिलता है। यानी कि और अगर आप देखें तो हाइड्रोजन बॉम्ब इसका बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है। कुछ दिन पहले मैंने आपको टोकामेक के बारे में भी बताया था। आपको बताया था कि आर्टिफ़िशियल सन बनाने पे पूरी दुनिया काम कर रही है, जहाँ पर कि न्यूक्लियर फ्यूज़न से एनर्जी को लिया जाएगा और अगर ऐसा हो जाता है, तो हमारी बिजली की समस्या काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि भारत में भी टोटल 8 न्यूक्लियर
स्टेट्स हैं जहाँ पर 8 अलग-अलग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। बता दें आपको कि भारत का सबसे पुराना जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वह है तारापुर जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। वहीं कायगा आपका कर्नाटक में है, कुंडाकुलम तमिलनाडु में है और मद्रास एटॉमिक स्टेशन मद्रास में है, नरोरा आपको यूपी में है, काकरा पावर आपको गुजरात में है और राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन राजस्थान में है। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर कि पहला ई-वेस्ट इको पार्क खोला जाएगा दिल्ली में। दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर सिरसा जी ने बताया है। आपको बता दें कि दिल्ली के गवर्नर हैं श्री वीके सक्सेना और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं श्रीमती रेखा गुप्ता। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर कि आपसे नया बेस ईयर जो होगा जीडीपी, सीपीआई और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी के लिए, वह अर्ली 2026 से लिया जाएगा। आपको बता दें कि जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक सिंपल वे है मेज़र करने का कंट्रीज़ के इकोनॉमी का। आपको बता दें कि जीडीपी टोटल वैल्यू होता है सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज़ जो प्रोड्यूस होती हैं किसी कंट्री में। यूजुअली अगर आप लेंगे तो 1 साल की बात कर रहे हैं, यानी कि यह एक स्नैपशॉट है कंट्रीज़ के प्रोडक्शन का। वहीं सीपीआई आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो मेज़र करता है कि जो टिपिकल बास्केट्स हैं गुड्स और सर्विसेज़ का, वो किस हिसाब से चेंज हो रहे हैं टाइम के हिसाब से। जिससे हमको ये पता चलता है कि देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, यानी महँगाई दर बढ़ रही है या घट रही है। यह एक की इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो ट्रैक करता है एवरेज चेंज प्राइसेज़ में जो कंज्यूमर हर दिन सामान को जो खरीदते हैं। इससे यह समझने में मदद मिलता है कि परचेज़िंग पावर आपका इरोड हो रहा है। आपको बता दें कि अगर सीपीआई राइज़ हो रहा है तो यह इंडिकेट कर रहा है कि प्राइसेज़ बढ़ रहे हैं, यानी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। वहीं अगर सीपीआई में कमी आ रही है, यानी ये डिफ्लेशन का संकेत है। आपको बता दें कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी एक मंथली इंडिकेटर है जो मेज़र करता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के ग्रोथ को। आपको बता दें कि आईआईपी जो है माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी जैसे इंडस्ट्रियल को देखता है और यह अनुमान लगाता है कि इनका ग्रोथ कितनी तेज़ी से हो रहा है या कितनी धीरे से हो रहा है। आपको बता दें कि इसको कंपाइल और पब्लिश करने वाली जो ऑर्गनाइज़ेशन है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो वो है सीएसओ यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गनाइज़ेशन। पढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर रेयर डिजिट पेशेंट ने डिमांड किया है कंपल्सरी लाइसेंसिंग लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए। आपको बता दें कि रेयर डिजीज़ के नाम आपको कुछ पता होना चाहिए। रेयर डिजीज़ के नाम्स हैं लाइसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस। वहीं दूसरे नाम हैं आपको ऑस्टियोपोरोसिस, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो आपके कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। वहीं आपको बता दें कि जो सेक्शन 84 है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 का, उसमें गवर्नमेंट को या कोई थर्ड पार्टी को यह सेक्शन अलाउ करता है कि वह बिना कंसेंट के जो उस पेटेंट के ओनर हैं, उनका बिना परमिशन लिए हुए वो इन दवाइयों का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उनका फ़ॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ सर्टेन कंडीशंस होनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ आपसे कहा गया है कि महाराष्ट्र, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है, यानी 51%, देश का 51% एफडीआई कर्नाटका और महाराष्ट्र में आया है फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो। आपको बता दें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक ओनरशिप स्टेक होता है किसी कंपनी में जो एक फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि कर्नाटक के जो सीएम हैं, उनका नाम है सिद्धारमैया, वहीं यहाँ के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस और यहाँ 2 डिप्टी सीएम हैं, उनका भी नाम आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उन 2 नाम हैं, पहले हैं अजीत पवार और दूसरे हैं एकनाथ शिंदे। वहीं अगर यहाँ के सीएम की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस हैं और यहाँ के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन।
बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर एमएस धोनी 11वें इंडियन प्लेयर बन गए हैं, जिन्होंने आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि ये 11वें नंबर के भारतीय खिलाड़ी हैं। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि 10वें नंबर के खिलाड़ी कौन थे, तो उनका नाम था नीतू डेविड। बता दें आपको, नीतू डेविड को 2023 में आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। आईसीसी हॉल ऑफ फेम का मतलब आपको पता होना चाहिए। यह रिकॉग्नाइज़ करता है उन खिलाड़ियों को जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी सारे अचीवमेंट किए हैं। यानी वो एक काफ़ी लंबा टर्म दिया हो क्रिकेट को और काफ़ी सारी अचीवमेंट्स उनसे जुड़ी हुई हो। तो ऐसे खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल कर दिया जाता है आईसीसी के। वहीं आपको बता दें कि पहला जो भारतीय खिलाड़ी था, उनका नाम था बिशन सिंह बेदी, जिन्हें 2009 में आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। आपको बता दें, छठे नंबर के खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर, जिन्हें 2019 में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। आपको ये भी पता होना चाहिए, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी, उसके हेड हैं जय शाह और इसका हेडक्वार्टर है दुबई, यूएई में। वहीं आपको बीसीसीआई के चेयरमैन का भी नाम पता होना चाहिए, रॉजर बिन्नी। इसकी शुरुआत आईसीसी के 20 साल बाद हुई थी, यानी 1928 में, और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में है। तो ये थे आज के करंट अफेयर, जो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।